डियर स्टूडेंट, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स के टॉपिक में के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है। बच्चों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में क्या संबंध है, कोरिलेशन बिटवीन म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था और ढंग से समझा था। अब इस को म्यू एस और म्यू इफेक्टिव कोरिलेशन के मध्य में जो कोरिलेशन है, जो संबंध है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट है, इसके बारे में हम इस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हम तीन जो है वो कॉम्प्लेक्स लेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और इन 6 और 4 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंडों में क्या संबंध था म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में, वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। और इसका इन कॉम्प्लेक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको यहाँ पर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि इसके प्रभाव को हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लेते हैं। इस ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जो है तीन प्रकार की सिमेट्री होती है। पहला ऑक्टाहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तीन प्रकार की सिमेट्री होती है। पहला जो है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा यहाँ पर हो सकता है हेक्सागोनल, और तीसरा यहाँ पर प्रिज्मेटिक। अष्टफलकीय क्षेत्र के में संकुल अति स्थायी, प्रभावी और बहुतता से ज्ञात होते हैं। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं या ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये काफ़ी प्रभावी होते हैं। अष्ट और दूसरा यहाँ पर यह है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो है संपूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग का जो मान है वो शून्य हो जाता है, और इसमें केवल मतलब ऑर्बिटल मोशन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, केवल स्पिन मोशन ही ये जो है या चक्रण प्रभाव ही इसमें प्रभावी होता है। या दूसरे वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए कि ऑर्बिटल मोशन के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान है वो नेग्लिजिबल होता है, और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन से उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वही यहाँ पर इफेक्टिव होता है। या ये कह सकते हैं म्यू एस ही यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान होते। अब देखिए, संकुल बनाने वाले धात्विक आयनों की जो ग्राउंड स्टेट में जो विन्यास है वो T2G3 अथवा T2G6 होता है। इसके पश्चात उच्च चक्रण हाई स्पिन स्टेट में बनने वाले संकुलों में D1, D2, D6, D7 विन्यास वाले धात्विक आयन संकुल बनाते हैं, और इनके कक्षीय चक्रण का विन्यास जो होता है T2G1, T2G2, T2G4, EG2 तथा T2G5 और EG2 होते हैं। इन संकुलों के कुल चक्रण घूर्णन का मान यहाँ पर संभव है। बात करें हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो ये जो 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो बनाते हैं, जिनका वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। अब इसमें जो 4 जो ये संकुल है वो उदासीन लिगेंड के साथ संकुल बनाते हैं, वे चतुष्फलक संकुल कहलाते हैं। इनकी प्रकृति उच्च चक्रण की होती है, और यह पाया जाता है कि वे धात्विक आयन जिनका विन्यास D3, D4, D8, D9 होते हैं, उनके कक्षीय आघूर्ण के विन्यास निम्न होते हैं: E2, T21, E2, T22, E4, T24 और तथा E5, T25। क्रमशः D7 विन्यास वाले संकुलों में उच्च चक्रण के चतुष्फलकीय संकुलों में सीमित कक्षीय घूर्णन का प्रभाव होता है। यदि कोई D7 विन्यास वाला उच्च चक्रण का संकुल है तो वह परिसीमित कक्षीय आघूर्ण नहीं दिखाएगा। ये जो बात है ये हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल के बारे में समझ रहे हैं। अब देखिए, यह प्रभाव 2 रंगीन संकुलों के उदाहरण से स्पष्ट किया। हम यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। कोबाल्ट का एक अष्टफलकीय संकुल है COH2 का होल 6+2, जो कि कलर्ड प्रॉपर्टी का आता है, गुलाबी रंग का होता है। जब यह चुंबकीय आघूर्ण इसका जब चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया तो इसका मान जो आता है 4.4 बोर मैग्नेट वन आता है ना। इसी प्रकार से कोबाल्ट के एक अन्य जो है कॉम्प्लेक्स को ले रहे हैं यहाँ पर COCl4 2-, जो कि नीले कलर का है, और अगर इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान
केवल चक्रण मान ओनली स्पिन मान जो है वो 5.0 बोर मैग्नेट्रॉन प्राप्त होता था। जबकि टीआई के जलीय विलयन में बनाए गए नीले लोहित संकुल का अष्टफल के क्षेत्र में जो है उत्तेजित अवस्था में गया तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन प्राप्त होता। ये हमने मान निकाले। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स लिए, COH2 का होल 6 +2, COCl4 2- और यहाँ पर Ti का कॉम्प्लेक्स हमने बनाया। इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स के यहाँ पर मान निकाले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संकुलों में चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ते घटते हुए चुंबकीय आघूर्णों का कारण चुंबकीय चक्रण कक्षक इसका जो चुंबकीय आघूर्ण के मान इन कॉम्प्लेक्स में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसका कारण है स्पिन ऑर्बिटल कॉपलिंग को माना गया, चक्रण कक्षक युग्मन को माना गया, और यह प्रभावी होने पर कक्षकों के कोणीय संवेग को प्रभावित करती है। एक लिगेंड के क्षेत्र से भी सीधे प्रभावित नहीं होती। अतः वे संकुल जिनमें चक्रण युग्मन स्पिन ऑर्बिटल कॉपलिंग प्रभावी होता है, उनका प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण मतलब म्यू इफेक्टिव, म्यू EFF इफेक्टिव को हम इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या इससे निकालते हैं। क्या है, म्यू इफेक्टिव बराबर μs कोष्टक शुरू यहाँ पर 1 जो है अल्फा लैम्डा ऑब्लिक डेल और कोष्टक बंद। इस फॉर्मूले से हम इसके मान यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अल्फा है ये एक स्थिरांक है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, और लैम्डा भी यहाँ पर एक जो है ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल। जैसे लैम्डा यहाँ पर जो है चक्रण युग्मन चक्रण कक्षक युग्मन स्पिन ऑर्बिटल कॉपलिंग है, और यहाँ पर डेल है वो पृथक्करण ऊर्जा है जो कि उत्तेजित अवस्था के अंतर को बताती है, जो कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंतर को यहाँ पर बताती है। उच्च चक्रण संकुलों के लिए लैम्डा जो है स्पिन ऑर्बिटल कॉपलिंग अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है, जिसे नए संकेत U से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है U ± 2s लैम्डा। S यहाँ पर मुक्त आयन चक्रण को प्रदर्शित करता है और लैम्डा कक्षक के चक्रण युग्मन को बताता है। अब यहाँ ये तो फॉर्मूले यहाँ पर हमने देखे थे। अब निकेल का एक संकुल है, ले रहे हैं हम यहाँ पर NiH2 का होल 6 +2। तो इसके एब्जॉर्प्शन का जो मान है, अवशोषणांक का जो मान है वो 8500 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स पर प्राप्त किया गया था, और इस संकुल के प्रेक्षित म्यू बराबर जो है 3.3 bm प्राप्त किया गया है, और लैम्डा का मान है इसका जो है -325 सेंटीमीटर इनवर्स था। जब इस संकुल का म्यू का प्रायोगिक मान निकाला गया, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला गया, तो 3.2 बोर मैग्नेट्रॉन पाया गया, और यह अंतर प्रेक्षित मान और वास्तविक मान का कम है। अतः इसे कभी कभी जोड़ दिया जाए तो 3D श्रेणी के तत्वों के लिए म्यू बराबर जो होगा, म्यू बराबर ±2.0 से यहाँ पर 0.4 प्राप्त होता है, और इसे प्रयोग आधार पर 298 केल्विन ताप पर जो है निकाला गया, जो कि इस टेबल के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। देखो आप यहाँ पर हमने 20 श्रेणी का धात्विक आयन लिया है Ti+2, इसके U के मान यहाँ पर लिए हैं और लैम्डा के मान, तो इसके U के मान 120, लैम्डा के मान है यहाँ पर 60। फिर B+2 है, इसके U के मान 166 और लैम्डा के मान 57। Cr+2 लिया, इसके U के मान 230 और लैम्डा के मान 57, और Mn+2 लिया, इसके U के मान है 345 और लैम्डा के मान 0, और Fe+2 लिया, इसके U के मान 410 और लैम्डा के मान है -102, और CO+2 लिया है, इसके U के मान 542 और लैम्डा के मान है -175, और Ni+2 लिया है, इसके U के मान है 650 और लैम्डा के मान है -435। ठीक है, ये यहाँ पर U और लैम्डा के मान यहाँ पर निकालें। अब संक्रमण तत्वों के संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान यहाँ पर इस टेबल में दिए गए। नेक्स्ट टेबल हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, एक तो हमने लिया है यहाँ पर धातु आयन, दूसरा यहाँ पर D इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर यहाँ पर लिया युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और फिर 2 कॉम्प्लेक्स लिए हमने, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स उच्च चक्रण के संकुल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण के संकुल, उनके म्यू के मान प्रायोगिक और म्यू के मान सिद्धांतिक यहाँ पर इसमें देखा है। तो जैसे हम यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहे हैं Ti+3।
इस Ti+3 के अंदर डी कक्षक में 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन है एक, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें एक, जब ये उच्च चक्रण संकुल बनाता है, ठीक है। और तो इसके म्यू के मान है प्रायोगिक मान 1.7 और सैद्धांतिक मान भी 1.7। अब चूंकि इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, और यही मान किस में होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। समझ रहे हो, डेड इसका मतलब डिटो मान है यहाँ पर। B4+ बेनेडियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है एक, और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक है, लेकिन इसके म्यू के जो मान है वो सैद्धांतिक मान तो 1.थॉर्टिकल वैल्यूज तो 1.73 है, लेकिन प्रैक्टिकल जो वैल्यू है 1.68 से 1.78 है। और डिटो ही यहाँ पर जो है, अगर इसी का कॉम्प्लेक्स हम हाई स्पिन में बना दें तो वो मान होंगे यहाँ पर। इसी प्रकार B+3 वेनेडियम +3 में डी कक्षक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2। इसके म्यू भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर इसका हम बनाते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों में डिटो मान है, तो इसके प्रायोगिक मान है 2.7 से 2.85, और इसके सैद्धांतिक मान है यहाँ पर थॉर्टिकल वैल्यू है 2.83, ठीक। इसी तरीके से वेनेडियम +2 में, जिसमें कि डी कक्षक में अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 3 हुए, और लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में म्यू के प्रैक्टिकल वैल्यू और थॉर्टिकल वैल्यू यहाँ पर सेम होगी, तो इसमें प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी 3.80 से 3.90 और थॉर्टिकल वैल्यू 3.88 यहाँ पर आए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ले रहे हैं क्रोमियम +3, तो इस क्रोमियम +3 के अंदर जो है डी में 3 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, चाहे इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए, तो इसके अंदर जो है म्यू के प्रैक्टिकल वैल्यू है 3.7 से लेकर के 3.9 और थॉर्टिकल वैल्यू है 3.88 यहाँ। इसी प्रकार मैग्नीज +4, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू और थॉर्टिकल वैल्यू भी सेम होगी, चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए। Mn+4 के अंदर डी कक्षक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, इसलिए इसके जो म्यू के प्रैक्टिकल मान होंगे वो 3.8 से 4 होंगे, और जो है इसके जो थॉर्टिकल वैल्यू होगी 3.88, ठीक। इसी प्रकार अब नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं क्रोमियम +2। इस क्रोमियम +2 जिसमें कि 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अगर हम इसका उच्च हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो क्या करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4, ठीक है। और अगर इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 3D के जो T2G सेट है जो है उसमें हम यहाँ पर पेयरिंग कर देंगे, क्योंकि लो स्पिन के अंदर जो है यहाँ पर एनर्जी गैप कम है T2G, इसीलिए पेयरिंग हो जाएगी, जबकि हाई स्पिन में नहीं होगी पेयरिंग। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर क्रोमियम +2 का बनाते हैं तो इसके में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है 4, तो प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी आएगी, म्यू की प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी 4.75 to 4.9 और थॉर्टिकल वैल्यू आएगी इसकी 4.9। अगर इसी का हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएंगे 2, क्योंकि T2G में पेयर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इसके प्रायोगिक मान आएंगे, म्यू के प्रायोगिक मान आएंगे 3.02 3.33 और इसके थॉर्टिकल वैल्यू आएगी यहाँ पर 2.83। इसी प्रकार से हम Mn+3 में जिसमें 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 4। इसके म्यू के मान जो है, म्यू के मान आएंगे 4.9 से 5.00 बोर मैग्नेटन, और इसके जो थॉर्टिकल वैल्यू आएगी 4.9 आएगी बोर मैग्नेटन में। अगर इसी Mn+3 का हम यहाँ पर क्या बनाएं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, तो इसकी म्यू के जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी 3.18 और थॉर्टिकल वैल्यू आएगी 2.83। इसी तरीके से मैग्नीज +2 लेते हैं जिसमें 3D के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी 5, और म्यू का मान, प्रैक्टिकल म्यू का मान आएगा 5.7 और से लेकर के 6.0 के बीच का, और इसका थॉर्टिकल मान आएगा 5.92। अगर हम इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी 1। समझ रहे हो, 5 इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ जाएंगे 3 कक्षक में, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके म्यू के मान जो प्रैक्टिकल मान आएंगे 2.0 से 2.5 के बीच में आएंगे, और इसके थॉर्टिकल वैल्यू होगी 1.73। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर Fe+2 लें और जिसमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर जो है जो अगर इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं
तो इसमें जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रैक्टिकल वैल्यू म्यू की आएगी 5.10 से 5.70 के बीच की, और थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी 4.9। चूँकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हम इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में पूरे भर जाएंगे, EG टोटली खाली रहे, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 रहेगा। इसका मतलब इसका म्यू एस और उसका मान 0 रहेगा। इसी तरीके से कोबाल्ट +3 है जिसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे। तो इसकी जो सैद्धांतिक वैल्यू है वो 4, म्यू की सैद्धांतिक वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी 4.9। चूँकि अनपेड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें कोबाल्ट +3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो बाकी सब 0 वैल्यू आएगी म्यू। इसी तरीके से कोबाल्ट +2 जिसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, अगर हम इसका अगर हम जो है उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 3, और इसके जो म्यू के मान आएंगे 4.3 से लेकर 5.20 के मध्य के आएंगे, और इसके म्यू के जो मान थ्योरेटिकल मान है 3.88 रहेंगे। अगर इसी कोबाल्ट +2 का हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाएगी 1, तो इसके जो म्यू के जो मान है प्रायोगिक मान है 1.8 आएंगे, थ्योरेटिकल मान 1.7 आएंगे 1.7। इसी प्रकार से Ni+3 जिसमें कि डी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, तो इसकी म्यू की जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी 3.8, और अगर इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 1, तो इसके प्रायोगिक मान तो आएंगे म्यू के 1.8 और 2.0 के मध्य के, और जो सैद्धांतिक मान आएंगे 1.73 के मध्य के। इसी प्रकार से निकल +2 है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, तो इसके म्यू के मान जो थ्योरेटिकल आएंगे 2.83 और प्रैक्टिकल आएंगे 2.8 से 3.5 के मध्य के, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में 0 रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो है इनके कोई मान यहाँ पर निकाले नहीं गई है। इसी प्रकार कोबाल्ट के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट +2 में, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें 1। अगर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसके म्यू के मान जो है थ्योरेटिकल आएंगे 1.73 और प्रैक्टिकल आएंगे 1.7 से 2.20, जो कि टेबल में यहाँ पर दिखाया गया। अब ये जो हमने यहाँ पर ये जो पढ़ा है इसमें देखिए हमने इन संकुलों के अंदर जो है हमने दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। इसको टेबल को आप दोबारा मैं 2 मिनट आपको और ढंग से समझा देता हूँ। जो है यहाँ पर इनमें हमने क्या है कि जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाया और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाए, और दोनों ही में हमने जो है म्यू के मान निकालें, प्रैक्टिकल भी निकालें, थ्योरेटिकल निकालें, और ये मान अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग विन्यास लेकर के जो है यहाँ पर दिखाया गया, तो उस आधार पर हमने यहाँ पर समझा। नेक्स्ट इसमें एक टेबल दी गई है, देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टेबल दी गई है वो चूँकि आपके अभी ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं, लेंथेनाइड आयनों के चुंबकीय पैरामीटर्स। तो जो लेंथेनाइड आयन्स थे, लेंथेनाइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट्स थे, उनके अंदर जो है म्यू के सैद्धांतिक मान और म्यू के प्रायोगिक मान यहाँ पर निकाले गए, और इसमें जी का मान निकाला है, सामान्य अवस्था भी निकाली गई है। अब चूंकि ये जो मान है इस मान में थोड़े अटके है, प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मानों में बहुत सारा डिफरेंसेज है, यहाँ पर डिफरेंसेज है। तो इसके पीछे जो रीज़न आप सेकेंड ईयर में पढ़े उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के साथ साथ उसकी ऑर्बिटल मोशन का भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए यहाँ पर ये मान दिखाए गए, इनकी स्टेज भी दिखाई गई है। और चूँकि यहाँ पर ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, चूँकि इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये दोनों के जो वैल्यूज हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंसेज यहाँ पर जो है, इसलिए कि जो डी ब्लॉक तत्व है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट के मान ओनली स्पिन मोशन से डिपेंड करेंगे ज़्यादातर, और इस लेंथेनाइड्स तत्वों में स्पिन मोशन के साथ साथ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मोशन का होगा। इस प्रकार से हमने म्यू इफेक्टिव और प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण, म्यू इफेक्टिव का मतलब प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण, और म्यू एस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का कोरिलेशन, और उस कोरिलेशन का क्या प्रभाव है ये हमने समझा है इस जो है लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स में। तो इस आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके। थैंक यू, डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।